मिडिल एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ हिंदी की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी, क्योंकि टॉपर सीरीज के अंतर्गत मैंने सारे के सारे हिंदी के उन सभी क्वेश्चंस को कवर करा दिया हूँ जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, आपके सामने 2 मॉडल पेपर कवर किया हूँ जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करा दिया हूँ एंड फाइनली 150 से ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस को हमने अटेम्प्ट किया है। और टेंशन मत लो, इस टेस्ट के बाद 40 नंबर का एक और टेस्ट का बंदोबस्त हमारी टीम के द्वारा किया जा रहा है ताकि एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स गेन कर सको। सो मिडिल एजुकेशन केवल और केवल आप लोग की लगा हुआ है, तो आपका फर्ज केवल और केवल इतना बनता है कि जिस कंटेंट को मिडिल एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है वो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। उन सभी क्वेश्चंस का बार बार प्रैक्टिस करना है। इतना ही नहीं, इस वीडियो के एंड होते होते एक तगड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिए, ये वीडियो होगा टॉप 40 एग्जेक्टिव क्वेश्चन इन हिंदी, मतलब हिंदी के टॉप 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिडिल एजुकेशन द्वारा आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। वैसे तो इसके 20 प्रश्न का टेस्ट आप सब दिए हैं मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर लाइव जा करके, एंड फाइनली ये वीडियो सबसे पहले आपको फेसबुक पर देखने को मिल रहा है। फेसबुक पर जुड़ने का एक अलग ही फ़ायदा है। वो फ़ायदा क्या होगा वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा। तो चलिए 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चंस को हम स्किप करते हैं और 21 नंबर के क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा टारगेट यही रहता है कि हम प्रश्न का उत्तर सीधे तौर पर ना बताएं, बल्कि उस बारे में जितनी बातें मिडिल एजुकेशन को पता है आपके सामने रखें ताकि एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स गेन सकें। आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि MP में आपको टॉप 10 में मिडिल एजुकेशन का बच्चा प्रेजेंट करे, एंड फाइनली जब आपकी इंटरव्यू होगी, कोई आपका इंटरव्यू लेने आएगा तो मिडिल एजुकेशन का नाम जरूर लेना कि मैंने मिडिल एजुकेशन के टॉपर सीरीज से जुड़ा था, इसलिए आज मैं MP में, अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने स्कूल स्तर पर टॉप किया हूँ। ओके स्टूडेंट, चलिए हमारा 21 नंबर कहता है, सांप के डर से घबराए भोलेनाथ कहाँ जाकर के छिपे थे। हमारे ऑप्शंस कहते हैं पिता के गोदी में, घर के कोने में, माँ के आंचल में एंड बाबा के रजाई में। तो इसका सही आंसर होगा माँ के आंचल में। अगर आपका ये सही है तो आप अपना 1 नंबर काउंट कर सकते हैं। जब भोलेनाथ घबरा गए थे तो वो माँ के आंचल में ही जाकर के छिप गए थे। हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है कि रीतिकाल के काव्य की प्रमुख विषय है। यहाँ पर विषय नहीं, यहाँ पर हो चुका है आपका टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ पर प्रश्न था कि रीतिकाल की काव्य की प्रमुख विशेषता है। हमारे ऑप्शंस कहते हैं युद्धों का वर्णन, भक्ति चेतना, श्रृंगार वर्णन या फिर पूंजीवाद का विरोध। इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर सा, श्रृंगार वर्णन। अगर आपने यही टिक किया था तो फाइनली आप 1 नंबर अपना काउंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। ये थोड़ी कठिन स्तर का प्रश्न है एंड आपके एग्जाम में आएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन कौन बताता है। पहला नंबर कहता है हरि औध, दूसरा नंबर कहता है निराला, एंड हमारा तीसरा नंबर कहता है नरेश मेहता, और चौथा नंबर कहता है अज्ञेय। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर द अज्ञेय। अगर आपने अज्ञेय को ही टिक किया था तो ईमानदारी से 1 नंबर काउंट कर लीजिए। और आपने इंड में कितना नंबर पाया ये हमें ज़रूर बताना, ताकि हमें पता तो चले कि आपकी पढ़ाई का स्तर कैसा है। आपको मैं बता देता हूँ, मैं सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे जानता हूँ जो रेगुलर टेस्ट देते रहते हैं, जो रेगुलर वीडियो को देखते हैं और जिनका कमेंट्स रहता है। मैं सबको बहुत अच्छे जानता हूँ एंड उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरे पास अवेलेबल है जिन्होंने व्हाट्सएप में मुझे मैसेज किया है। तो टेंशन मत लो, तुम अगर फर्जी रिजल्ट बताओगे ना भाई तो फिर मैं तुमको बहुत डांटूंगा, है ना। मैं अपना छोटा भाई समझ करके, अपना स्टूडेंट समझ के तुमको बहुत डांटूंगा, इसलिए रियल रिजल्ट बताना जो तुम्हारा रियल होगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है प्रयोगवाद के कवि हैं। हमारे ऑप्शंस कहता है पहला नंबर श्याम नारायण पांडे, केदारनाथ अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। यहाँ पर जितने भी कवि हैं सभी प्रयोगवाद के नहीं हैं, अलग अलग टाइम पीरियड के कवि हैं। आपको पता है कि कालक्रम को 4 भागों में बांटा गया था। तो प्रयोगवाद पूछा तो इसका सही आंसर आपको लगाना है भवानी प्रसाद मिश्र, अर्थात ऑप्शन नंबर द इस करेक्ट आंसर। ये प्रयोगवाद के कवि थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट कहता है 25 नंबर, गोपियों का मन चुरा ले गए थे। कौन चुरा ले गए थे? आप सबको पता है कि बलराम चुराए थे, या श्री कृष्ण, या फिर उद्धव, या फिर ग्वाला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, श्री कृष्ण। और ये बहुत सरल स्तर का प्रश्न है, बच्चे को पता है, जो पढ़ाई नहीं करता वो भी बता देगा कि गोपियों का मन श्री कृष्ण ही चुराए थे, ठीक है। बलराम ज़्यादा कन्याओं के चक्कर में नहीं रहते थे। श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीला में
कन्याओं मतलब कन्या इनका दिल चुरा लेती थी, मन चुरा लेती थी, जो समझो, लेकिन कन्याएं बहुत फिदा थी श्री कृष्ण के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंथा किसे कहते हैं? बहुत ही तगड़ा प्रश्न पूछा है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट्स इसका आंसर कर पाएगा। वही स्टूडेंट्स आंसर कर पाएगा जो रेगुलर अपने स्तर पे भी पढ़ाई करता है। तो कंथा किसे कहते हैं? गुदड़ी को कहते हैं, सोने को कहते हैं, पंथ को कहते हैं, या फिर कथा को कहते हैं? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर दा को टिक करेंगे। मुझे बहुत अच्छे से पता है, आपने भी ऑप्शन नंबर दा को ही टिक किया था ना, एंड फाइनली वहीं पर तुम्हारा आंसर गलत हो गया है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर आ होगा, गुदड़ी को ही कहते हैं कंथा। एंड फाइनली तुमने मात खा गया। डेफिनेटली एक नंबर बहुत सारे स्टूडेंट्स से कट हुए होंगे। ऐसे कठिन टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, इसलिए टेस्ट में डाला गया है। आगे देखते हैं 27वां प्रश्न कहता है कि फसल उपजाने में सहयोगी होता है। हमारे ऑप्शंस कहते हैं अधिकार, या फिर पंछियों का स्वर, जल मिट्टी हवा आदि, या फिर गायकों के गीत। फसल उपजाने मतलब जब फसल का उदय होता है, फसल उगता है, तो कौन उसका सहयोगी होता है? मतलब किसके सहयोग के माध्यम से फसल का उत्पादन होता है? आप सबको पता है कि फसल को उत्पादन के लिए अंधकार नहीं चाहिए, मतलब अंधेरा नहीं चाहिए, पंछियों का स्वर नहीं चाहिए, और गायकों के गीत नहीं चाहिए। अगर गीत गाने से फसल उत्पादन होता तो किसान कभी खेती नहीं करता, बस बैठ के वो गीत गाता और गवाता। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर सा, जल मिट्टी और हवा आदि इसके लिए उपयोगी है। आगे बढ़ते नेक्स्ट 28वां नंबर कहता है कि सूर्यदास के पद की भाषा कौन सी है? इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सको। और डेफिनेटली ये वर्ष 2020 से लेकर के लगातार रिपीट हो रहा है और 24 में भी देखने को मिलेगा। तो सूरदास पद की भाषा कौन सी थी? एक बात बताओ यार, सूरदास जी किसके बारे में लिखते थे? श्री कृष्ण के बारे में लिखते थे, जिनका मन गोपियाँ चुरा लेती थी। तो श्री कृष्ण कहाँ के थे यार? ब्रज के थे ना, तो ब्रज भाषा का ना उपयोग करेंगे, बुंदेलखंडी का उपयोग करेंगे। तो जबलपुर या फिर दमोह के थे नहीं, वो राजस्थान की बूंदी पढ़े हो गए कक्षा 9वीं में, कुई है ना, याद आया? तो यहाँ से तो थे नहीं। अवधी भाषा में श्री राम का वर्णन मिलता है, ब्रज भाषा में इनका वर्णन मिलता है, तो यहाँ पर ब्रज आपको टिक करना है। नेक्स्ट कहता है 29 नंबर, युगधारा किसकी रचना है? अब बताइए, रचना से संबंधित प्रश्न आ गया है। युगधारा हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है नागार्जुन, दूसरा नंबर कहता है गिरिजा कुमार माथुर, जयशंकर प्रसाद या मंगलेश डबराल। एंड मैं बता देता हूँ, मंगलेश डबराल इज मस्ट इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन। इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ करके चले जाना, क्योंकि नए पैटर्न वर्ष 2024 के आधार पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं मंगलेश डबराल जी। ठीक है, फाइनली युगधारा किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, मतलब आ, नागार्जुन इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है? देखो उनके बारे में मैंने उल्लेख ही किया, एंड फाइनली प्रश्न आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट कहता है फसल, सेकंड नंबर कहता है गीतकार, आत्मकथ्य, या फिर उत्साह। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बा, संगीतकार, या फिर ऑप्शन नंबर खा, जो भी दिया हो संगीतकार इसका सही आंसर होगा। मंगलेश डबराल की 2 रचनाएं अच्छे से पता होनी चाहिए आपको, इनके बारे में भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान, ये चीज़ को अच्छे से कर लेना। देखो यार, साहित्य का स्थान वेरी सिंपल होता है। देखो साहित्य का स्थान मतलब उनकी तारीफ लिखनी है, उनकी तारीफ लिखिए, वही उनका साहित्य में स्थान है। नेक्स्ट कहता है 31 नंबर, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन से? पहला नंबर कहता है रामचरितमानस, दूसरा नंबर कहता है कामयानी, तीसरा नंबर कहता है सूरसागर, और दा नंबर कहता है उत्साह। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बा, कामयानी इस करेक्ट आंसर। ये है जयशंकर प्रसाद की रचना। फिर रामचरितमानस किसकी है? तुलसीदास जी की है। सूरसागर सूरदास जी की है। उत्साह किसका है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके देना है। ठीक है, इसका आंसर प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख करके दीजिएगा, अपना नंबर बताइएगा, और उत्साह किसकी रचना है ये भी कमेंट सेक्शन में लिख कर देना। आंसर कैसे दोगे? पहले तुम लिखोगे उत्साह, फिर करोगे डैश, और रचनाकार जो कवि हैं उनका सही नाम लिखना। जो सही नाम देगा उन्हीं को मैं दूंगा लव लाइक। लेकिन चीटिंग नहीं करनी है, बुक से नहीं देखनी है, ईमानदारी से आपको जो पता है वही बताना है। अब देखिए, मैंने फेसबुक पर सबसे पहले इस वीडियो को अपलोड क्यों किया? इसका सिंपल सा और बड़ा रीज़न ये है, अगर आपका पेपर 5 फरवरी के दिन वायरल होता है, लीक होता है, आपको क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिख के दिया जाएगा। ध्यान सुन लो, पेपर डायरेक्टली अपलोड नहीं करूंगा, कॉपी में लिख करके दूंगा क्वेश्चन आंसर को। और मुझे पता है इस वीडियो को पढ़ने वाले बच्चे ही देख रहे हैं, ठीक? तो कॉपी में लिख करके क्वेश्चन आंसर को दिया जाएगा, मिक्स करके दिया जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है? लेकिन जो क्वेश्चन आएगा उस पर मैं कुछ हाईलाइट करूंगा, जिसे बार बार बोलूं तो समझ जाना कि वो प्रश्न आएगा। अभी से आप अलर्ट हो जाओ। देखो मुझे पता है तुम बहुत पुराने स्टूडेंट्स जो मेरे से जुड़े हो, पढ़ रहे हो बैक टू बैक, ठीक है? लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी जो नए नए आएंगे तो उनको पता नहीं रहेगा।
भाई जो पुराना है उनको फ़ायदा मिलना चाहिए, जो टॉपर सीरीज़ को रेगुलर फॉलो करते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रश्न पत्र आएगा तो आपको कॉपी में लिख करके क्वेश्चन को मिक्स करके प्रेजेंट करूँगा, ताकि कोई किसी को समझ ना आए और आप मोस्ट IMP के रूप में पढ़ के जाओगे और वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वैसे एक चीज़ बताऊँ, टॉपर सीरीज में जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, बस तुम समझ के होगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट, कवित्त लहरी किस कवि की रचना है? तो कवित्त लहरी किस कवि की रचना है? तो यहाँ पर ऑप्शंस कहता है, ऑप्शन नंबर 1 सूरदास। तुलसीदास जी की है नहीं, ना तो हरिप्रसाद द्विवेदी की, ना तो नागार्जुन की। तो इसका सही आंसर सूरदास है। अगर आपने यही लगाया था तो फाइनली एक नंबर अपना जोड़ सकते हैं। ये MP बोर्ड का पसंदीदा प्रश्न, MP बोर्ड कई साल रिपीट किया है। वल्लभाचार्य जी के शिष्य का नाम क्या है? हमारे ऑप्शन कहते हैं तुलसीदास जी, सूरदास जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नागार्जुन। तो इसका सही आंसर लगाना है आपको ऑप्शन नंबर 2 सूरदास। सूरदास जी के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, अर्थात अगर आपने यही टिक किया था 1 नंबर काउंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट कहता है 34वां नंबर, विनय पत्रिका किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन नंबर 1 कहता है तुलसीदास जी, सेकंड नंबर सूरदास, थर्ड नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नागार्जुन। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर A, तुलसीदास जी इस करेक्ट आंसर। इन्हीं की रचना है विनय पत्रिका। और रामचरितमानस को किसने लिखा है? किसने लिखा है? कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछ दिया हूँ, अरे सबको पता होगा यार। चलो इसका आंसर तो मत बताना, लेकिन उत्साह वाला जरूर बताना, ठीक है? इसका आंसर मत बताओ, बच्चे को पता है कि तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखे हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखता है 35 नंबर, कुकुरमुत्ता के कवि का क्या नाम है? वाह क्या प्रश्न है, कुकुरमुत्ता के कवि का क्या नाम है? हमारे ऑप्शंस कहते हैं सूरदास जी, नागार्जुन, तुलसीदास जी या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो कुकुरमुत्ता के कवि का मतलब ये नहीं कि कवि का नाम कुकुरमुत्ता हो गया, ठीक है? ये मत समझना। ये कह रहा है कि ऐसे कौन से कवि हैं जिनकी रचना कुकुरमुत्ता है। नहीं, हमारे बच्चे इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं कि बोले कि अरे यार सर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या कुकुरमुत्ता हैं क्या? इनको कुकुरमुत्ता लग गया था। अच्छा, आमतौर पर बच्चे कुकुरमुत्ता का मतलब समझते हैं कि जिस पर कुत्ता ने वॉशरूम कर दिया उसे कहते हैं कुकुरमुत्ता। आप यही समझते हैं ना, लेकिन आपकी धारणा गलत है। कुकुरमुत्ता वो नहीं होता यार। कुकुरमुत्ता कचड़े पर, जहाँ पर कचड़ा होता है या फिर जहाँ पर सड़ा हुआ पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पर एक पौधा उग जाता है, उसे कहते हैं कुकुरमुत्ता। नॉट कि कुत्ता वॉशरूम करता है ना? अपने विचारधारा को बदलिए। नेक्स्ट कहता है एकांकी में कितने अंक होते हैं? मैंने 1000 बताया कि नाम से स्पष्ट है। एकांकी मतलब एक ही अंक होगा ना। नाटक होता तो उसमें बहुत सारे अंक होते, और नाटक और एकांकी में अंतर तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर 1 होगा, ऑप्शन नंबर द, ठीक है? अगर आपको पता था तो 1 नंबर अपना काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है 34 नंबर कि प्रसिद्ध कहानीकार, ये टाइप मिस्टेक हो गया, छोटी नी है, ठीक है? अपडेट कीजिएगा, सुधार कीजिएगा, दिमाग में रखिएगा कि बड़ी नी होता है कहानी में। प्रसिद्ध कहानीकार हैं, हमारे ऑप्शंस कहता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, प्रेमचंद्र, रामविलास और हजारी प्रसाद द्विवेदी। वैसे तो भाई यहाँ पर जितने हैं वो सब में टॉप कहानीकार हैं, लेकिन उनमें भी टॉप नहीं कहते। बाप तो सब है, लेकिन बापों का बाप कहलाता है प्रेमचंद्र जी। भाई साहब ये भयंकर कहानी लिखते थे। गोदान जैसे प्रमुख कृतियाँ इनकी फेमस है, और प्रेमचंद्र का गोदान, ध्यान रखना, कभी कभी परीक्षा में सीधे तौर पर MP बोर्ड पूछा है कि गोदान किसकी रचना है, ठीक है? गोदान, ऐसे गोदान, तो ये है प्रेमचंद्र का। एक है नमक का कानून, ऐसे कुछ करके है, ठीक? वो भी प्रेमचंद्र जी का है। नेक्स्ट देखते हैं कहानी के कितने तत्व होते हैं? वाह क्या प्रश्न पूछा है, कहानी के कितने तत्व होते हैं? तो कहानी के 4 तत्व होते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसका आंसर नहीं पता रहा होगा, तो पता होना चाहिए बेटा, इसके 4 तत्व होते हैं, यही इसका सही आंसर है। ओके आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर कहता है कि चिंतामणि किसकी रचना है? बहुत ही तगड़ा प्रश्न पूछा है। हमारे ऑप्शंस कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ऑप्शन नंबर 2 कहता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, थर्ड नंबर कहता है नागार्जुन का, या फिर हमारा 4th नंबर कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी रचनाएं हैं आपका चिंतामणि। गॉट इट? ये भी कंप्लीट होता है। अंतिम प्रश्न, 1 अंक वाली रचना क्या कहलाती है? ये प्रश्न रिपीटेड है, ऊपर पूछा जा चुका है ना? तो सबको पता है कि एकांकी कहलाती है, लेकिन जिसमें कई सारी अंक होती है उसे नाटक कहते हैं। तो इस प्रकार से 40 के 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। 20 मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लीजिए, और 20 अभी कंप्लीट होते हैं। अभी 40 नंबर का एक और टेस्ट टीम द्वारा बनाया जा रहा है, वो टेस्ट कल ही होगा, और बड़े धमाकेदार टेस्ट होगा, वो आपको मिलेगा वेबसाइट में, ठीक है? हर जगह टेस्ट लेते हैं, फ़ायदा उठाओ, बस तुम पढ़ते रहो। देखो 50 चैनल को फॉलो करोगे तो मुझे नहीं पता तुम्हारे परसेंटेज कैसे बनेंगे, लेकिन अगर तुम मिडिल एजुकेशन को फॉलो कर रहे हो तो मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हारे परसेंटेज 80 से ऊपर ही बनेगा, इस बात की गारंटी देता हूँ। अगर कुछ भी तैयारी नहीं है
फिर भी तुम मेडिटेशन फॉलो करते हो तो 60% तक तुम गेन कर पाओगे। लेकिन सारे के सारे वीडियो देखना पड़ेगा, एक वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस प्रश्न पत्र का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकती हैं। मैं करता हूँ वीडियो के एंड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।